दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक शमशान घाट की सच्ची घटना है, जो कि एक ऐसे आदमी के साथ हुआ था जिसका घर शमशान घाट के ठीक बगल में था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को हम राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और ये जो घटना है वो मेरे और मेरे परिवार के साथ 2008 में घटा था। तब मैं हाल ही में अपने परिवार को लेकर काम के सिलसिले में पुरानी दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि गांव में मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उस समय परिवार के नाम पर मेरे साथ मेरी बीवी और हमारे 2 बच्चे यानी कि 2 लड़के थे, जो कि तब तकरीबन 6 और 8 साल के रहे होंगे। जब मैं अपने परिवार के साथ सफ़र करके पुरानी दिल्ली पहुंचा, तब हम लोगों को वहां पर कोई नहीं जानता था, बल्कि मुझे तो बड़ी मुश्किल से एक रात स्टेशन में गुजारने के बाद रहने के लिए एक कमरा मिला था, जो कि ठीक एक शमशान घाट के बगल में था। हालांकि आज के समय वो शमशान घाट पहले से काफ़ी बदल चुका है, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ वहाँ पर रहने गया था, तब उस शमशान के दूसरी तरफ एक तालाब और उसके ठीक पीछे एक जंगल था, और हमारा जो घर था वो शमशान घाट के मेन गेट के इस तरफ एक सड़क के पार था। हालांकि हमारे घर के अलावा वहाँ और भी घर थे, लेकिन सिर्फ हमारा घर ही उस शमशान घाट से सटा हुआ था, यानी कि शमशान घाट के सबसे करीब था। और तब मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो घर अक्सर खाली रहता है, क्योंकि किसी भयानक कारण के वजह से वहाँ कोई भी किराएदार ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता। इसीलिए मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी थे वो शुरू में हमें बड़े ही अजीब नज़रों से देखते थे। हालांकि मुझे पहले ये लगा कि शायद से हम यहाँ नए हैं, इसलिए वो लोग हमें ऐसे देख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ दिन गुजारने के बाद मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। अगर विस्तार से कहूँ, वहाँ रहते हुए हमें 3 या 4 दिन ही हुए थे कि तभी मेरी बीवी को कुछ दिखाई देता है। उस रात जब मेरी बीवी घर के बाहर बने बाथरूम से वापस लौट रही थी, तब उसने शमशान के गेट के अंदर की तरफ किसी लंबे से आदमी को खड़ा देखा, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। हालांकि उस शमशान के ठीक बाहर एक स्ट्रीट लाइट भी था, लेकिन उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होने के वजह से मेरी बीवी ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो बस इतना ही देख पा रही थी कि वो लंबा सा आदमी है और वो हमारे घर के तरफ ही देख रहा है। हालांकि इस बारे में मेरी बीवी ने मुझे बताया तो था, पर मैंने ये सोचकर अपनी बीवी की बात टाल दी कि शायद वो आदमी वहीं काम करता होगा। इसलिए इस चीज़ को सोचकर मैंने उसके अगली रात भी इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने भी अपने खिड़की से देखा कि एक लंबा सा आदमी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है, जो कि पिछले रात के तरह ही हमारे तरफ ही देख रहा था। हालांकि मैं काम पर बिजी रहने की वजह से पड़ोसियों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, लेकिन मेरी बीवी को उनसे बात करके ये पता चला कि जिसे हमने रात में देखा था वो तो इंसान ही नहीं है। और अब जब हम सभी गांव के रहने वाले थे, तो ऐसे में मेरी बीवी ने उस बात पर जल्दी ही यकीन कर लिया और मेरी बीवी ने उस घर को छोड़ने का जिद शुरू कर दिया। लेकिन सच कहूँ तो तब ना तो मुझे इन सब पर यकीन था और ना ही तब मेरे पास दूसरा घर लेने जितना पैसा था, क्योंकि मैं जितना भी पैसा गांव से लाया था वो घर के राशन लाने में और घर का किराया देने में ही लग गया था। इसलिए मैंने जैसे तैसे कोई बहाना बनाकर इन सब बातों को टाल दिया। हालांकि उस लंबे से आदमी का दिखना अब भी जारी था। कभी वो मुझे भी दिखता था तो कभी मेरी बीवी को, जिसको देखकर हर बार मेरी बीवी घर छोड़ने की बात करती थी।
पर अब जब मुझे भूत प्रेतों में यकीन नहीं था तो ऐसे में मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था। इसलिए एक रात जब वो लंबा सा आदमी मुझे फिर से दिखाई दिया तब मैंने उसके पास जाने का सोचा ताकि मेरी बीवी को ये यकीन हो सके कि वो इंसान ही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। हालांकि उस लंबे से आदमी को देखकर जब मैं शमशान की तरफ बढ़ा तब वो आदमी मुझे नीम के पेड़ के नीचे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके शमशान के गेट तक पहुंचा मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने टॉर्च को जलाकर उसे गेट के आसपास सब जगह देखा, लेकिन फिर भी वहां मुझे कोई नहीं दिखा। जबकि वहां दूर दूर तक खुला मैदान और एक तालाब और उसके बाद जंगल था। यानी कि इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं था कि कोई भी वहां से जल्दी जंगल की तरफ जा सके। इसलिए ऐसा होते हुए देखते ही मुझे मेरी बीवी की बातें भी याद आने लगी। वो बात जिसमें उसने मुझसे कहा था कि वो लंबा आदमी कोई इंसान नहीं है। इसलिए उस बात को याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और जल्दी से मेरे पूरे शरीर में एक सरसराहट सी फैलने लगी। वो पहली बार था जब मुझे वहां जाने के बाद डर का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने इसके बारे में अपनी बीवी को नहीं बताया, बल्कि मैं चुपचाप अपना हाथ मुंह धोकर फिर से सोने चला गया। क्योंकि तब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अब भी महीने को पूरा होने में 12-13 दिन बाकी थे। यानी कि जहाँ पर मैं काम कर रहा था वहाँ से पैसे मिलने में मुझे कम से कम अब भी 12-13 दिन लगने वाले थे। हालांकि सुनने में तो ये ज़्यादा नहीं है, पर उस दौरान महज 12-13 दिन भी हमें कई महीनों के बराबर लग रहे थे, क्योंकि हर दिन कुछ न कुछ और भी अजीब और डरावना होता। वो जो लंबा सा आदमी नीम के पेड़ के नीचे था अब वो धीरे धीरे गेट के और भी करीब आने लगा था। पर उसमें अजीब बात ये थी कि उसके बावजूद भी उसका शक्ल हमें कभी साफ नज़र नहीं आता। और जब भी ऐसा होता था तब घर में एक अजीब सा घुटन महसूस होता था। पर मजबूरी के कारण मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने भी उस आदमी को लेकर बात शुरू कर दिया तो मेरी बीवी और भी घबरा जाएगी। इसलिए हमने जैसे तैसे उन 12-13 दिनों को वहाँ और गुजारा। और जैसे ही मुझे मेरा पहला तनख्वाह मिला मैं जल्दी से वहाँ से एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। वो लंबा सा आदमी आखिर कौन था ये तो मुझे नहीं पता था, पर उस वातावरण में रहना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने वहाँ से निकलना ही सही समझा। तो दोस्तों ये तो था उन डरावने घटनाओं में से एक जो कि राहुल जी के साथ घटा था। पर ये कोई इकलौता घटना नहीं है जो कि हमें देखने को मिला है, बल्कि वहाँ से कोसों दूर हमें एक और ऐसा ही घटना देखने को मिला है, लेकिन जगह और हालात अलग थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना को हम सुनीति जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। ये बात आज से तकरीबन 15 साल पहले की है, जब मैंने मेरे पति और अपने 2 बच्चों के साथ कानपुर के रेलवे क्वार्टर में रहना शुरू किया था। क्योंकि मेरे पति रेलवेज के लोकोमोटिव सेक्टर में काम करते थे, इसलिए हमें उनके काम के वजह से हमेशा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। लेकिन इस क्वार्टर में कुछ अलग ही प्रॉब्लम थी, पर उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको उस क्वार्टर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। जो क्वार्टर हमें वहाँ मिला था उसमें 2 रूम, एक किचन, बाथरूम और एक स्टोर रूम था। और मेन गेट से घर के अंदर आने के लिए एक बालकनी से होकर आना पड़ता था, जहाँ ज़्यादातर अंधेरा होने के वजह से मैंने उस बालकनी में एक बल्ब लगा कर रखा था। उस घर में मैं जितने भी दिन थी उतने दिन मुझे बालकनी में कभी कभी सुबह के वक्त खून के छींटे मिलते थे।
पहले तो मैंने इस बात पर उतना गौर नहीं किया, बल्कि जब भी मुझे वो खून के छींटे दिखते मैं उसे रंग समझकर टाल देती। लेकिन ये घटना धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, पर यह इस हद तक बढ़ जाएगी मैंने ये कभी नहीं सोचा था। उस दिन मेरे पति की नाइट शिफ्ट में ड्यूटी लगी थी, जिसके वजह से रात के वक्त घर में सिर्फ मैं और मेरे 2 छोटे बच्चे थे। अचानक रात को यही कोई 2 बजे मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बेडरूम के बगल वाले रूम में कोई औरत चीख कर रो रही है, जैसे कि कोई बहुत ही दर्द में हो। लेकिन मैं जैसे ही उस रूम के तरफ गई, मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ तक कि उस रूम से रोने का आवाज़ आना भी बंद हो गया था। इसलिए अचानक से ये सब होता देखकर मैं थोड़ा घबराने लगी। लेकिन ये सिर्फ उस रात ही आखिरी बार नहीं हुआ था, बल्कि ये सब मेरे साथ अब हर रोज़ हो रहा था। यानी कि मुझे हर रात अपने आसपास किसी औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी, जिसको सुनकर मेरे बच्चे भी डरने लगे थे। इसलिए इन सब को और इग्नोर ना करके मैंने अपने पति को इन सब के बारे में बता दिया। लेकिन तब वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मैं ये अच्छे से जानती थी कि ना तो मुझे कोई गलतफहमी हुई है और ना ही कोई वहम। पर फिर भी मैंने कुछ दिनों तक इस बात को लेकर कुछ नहीं बोला। उसी बीच एक दिन जब मेरे पति दोपहर में लंच करके काम पर चले गए, तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माँ से मिलने चली जाऊँ। मेरी माँ का घर वहाँ से ज़्यादा कुछ दूर नहीं था, इसलिए ये सोचकर मैं दिन में ही रात का खाना बनाकर अपने माँ से मिलने चली गई। वहाँ का जो माहौल था वो मेरे घर के मुकाबले इतना हल्का था कि मैं अपने घर की बातें कुछ देर के लिए भूल ही गई थी। पिछले कुछ महीने में पहली बार अपने माँ और बहन से बात करके मुझे थोड़ा सुकून मिला था। लेकिन शाम को जब घर लौटने की बारी आई, तब मुझे फिर से घबराहट का एहसास होने लगा था, ये सोचकर कि रात को वो भयानक रोने की आवाज़ मुझे फिर से सुनना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने माँ से कहकर अपनी छोटी बहन को अपने साथ क्वार्टर ले आई। पर जैसे मैं अपने क्वार्टर पहुँची, मैंने देखा कि बालकनी में मैंने जो बल्ब लगाया था वो नीचे गिरा हुआ है। पर इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि वो बल्ब गिरने के बाद भी ना खराब हुआ था और ना ही टूटा था, बल्कि ऐसे था जैसे किसी ने जानबूझकर उस बल्ब को खोलकर नीचे रखा हो। इसीलिए इस बात को लेकर मैं काफ़ी देर तक सोच में पड़ी रही। लेकिन उस रात को हमारे साथ सिर्फ यही इकलौता अजीब चीज़ नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैं रात का खाना निकालने के लिए किचन में गई तो मैंने देखा कि मैंने जितना भी सब्ज़ी बनाया था वो या तो किसी ने खा लिया है या फिर उस खाने के साथ कुछ तो हुआ है, क्योंकि ना तो वो खाना डस्टबिन में था और ना ही कोई बिल्ली आकर उसे खा सकती थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को फ़ोन करके भी पूछा कि कहीं वो घर तो वापस नहीं आए थे, लेकिन नहीं, कहीं से भी मुझे इस बात का पता नहीं चल रहा था कि वो सारा खाना कहाँ गया। वैसे तो मेरी बहन ने उस रात किसी को रोते हुए नहीं सुना था, लेकिन उसने ये सब ज़रूर देखा था। इसलिए अगली सुबह मेरे पति के काम से वापस आने के बाद मैंने उन्हें फिर सब कुछ बताया। लेकिन फिर से एक बार उन्होंने मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया। इसलिए जहाँ एक तरफ मैं इस वजह से अपने पति से नाराज़ थी, वहीं दूसरी तरफ इन घटनाओं का सिलसिला और भी बढ़ता जा रहा था। एक शाम की बात है, जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाकर उठी रही थी कि तभी मुझे फिर से उस औरत की चीख सुनाई दी, जो कि इस बार बाथरूम से आ रही थी, जो कि इतना भयानक चीख था कि उसको सुनकर मेरी जान ही निकल गई। पर जैसे तैसे मैं खुद को संभालते हुए मैं सबसे पहले अपने बच्चों को बेडरूम में ले गई। हालांकि मेरी बाथरूम में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर फिर भी जाकर देखा
तो पूरे बाथरूम में पानी फैला हुआ था और चारों तरफ किसी औरत के लंबे बाल बिखरे हुए थे। ये सब देखकर मेरा गला सूख गया था और सांस तेज होने लगी थी। मैं इतना डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने वो पूरी रात अपने बच्चों को गले से लगा कर रखा था। फिर जैसे ही सुबह हुई और जब मेरे पति घर लौटे तो मैंने उन्हें बाथरूम का वो नज़ारा दिखाया जिसको देखकर मैं डर के मारे रात भर सो नहीं पाई थी। बाथरूम के हालात को देखकर आखिरकार मेरे पति को मुझ पर यकीन आ ही गया। इसलिए वो उसी दिन जाकर मंदिर के एक पुजारी को घर लेकर आए, जिन्होंने घर की शांति के लिए एक छोटा सा हवन किया और हम सभी का आरती उतारा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सभी अपने अपने घर में करते हैं, यानी कि एकदम नॉर्मल तरह से। लेकिन उसके बाद जाते समय उन्होंने ये बताया कि उस घर में तकरीबन 9 साल पहले एक आदमी ने एक औरत का खून किया था, जो कि पहले उसी आदमी से शादी करने के इरादे से आई थी। हालांकि उस आदमी ने उस औरत को क्यों मारा ये तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उस औरत के मौत के बाद से ही जब भी उस क्वार्टर में कोई रहने आता है उसे उस औरत के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। उस क्वार्टर के इस भयानक इतिहास को जानने के बाद मेरे पति ने फैसला किया कि हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इन सब के 2-4 दिन बाद ही हम सभी दूसरे घर में जाकर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये तो थी वो डरावनी घटनाएं जिनका सामना कुछ आम लोगों को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ा। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।